Okay, good afternoon, class. This is Deepshikha, and today we'll start with the topic management and removal of foreign bodies from ear. ठीक है, तो what is foreign bodies? Which is not a part of our body, but it is still inside the body, that is called foreign body to the body. Okay, so removal and management of that foreign body from ear. First is introduction. What is foreign body in ear? Condition where something is present in the ear that is not normally there. Okay, it is very common in children, especially toddlers. ठीक है, टॉडलर्स जो होते हैं बच्चे, 1 से 3 साल के बच्चों को अपन टॉडलर्स बोलते हैं. इन बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है. क्यों? क्योंकि ये बच्चे कुछ भी मुँह उठाकर अपने मुंह में डाल लेते हैं, कान में डाल लेते हैं, है ना, नोज़ में डालते हैं, इसलिए इनके बीच ज़्यादा कॉमन रहता है. ठीक है, ऑल्दो जो बच्चे क्रॉलिंग करते हैं उन पे भी बहुत कॉमन होता है. एंड क्रॉलिंग जो है वो 7 to 8 मंथ्स के बाद यूजुअली स्टार्ट हो जाती है. ऑल्दो दे कैन बी फाउंड इन अडल्ट टू, कभी कभी अडल्ट में भी हो सकता है गलती से, या फिर कुछ बीज फ्लाइज जब अंदर चले जाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज फॉरेन बॉडी. सो व्हाट विल बी द साइन एंड सिम्टम? अगर फॉरेन बॉडी अंदर चला जाता है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम रहेगा? अगर कान में गया है तो देयर विल बी ईयर पेन, है ना, कान में दर्द होगा. ईयर डिस्चार्ज, देयर विल बी पस फॉर्मेशन इनसाइड द ईयर, डिस्चार्जेस निकलेंगे उसमें से. लॉस ऑफ हियरिंग इन वन ईयर, जिस साइड में जो भी फॉरेन बॉडी अंदर गया है उस साइड से सुनाई नहीं देगा. देयर विल बी रिड्यूस्ड हियरिंग, है ना, हियरिंग लॉस होगा, दैट इज सेम थिंग. देन फियरफुलनेस ऑफ द चाइल्ड, बच्चा जो है वो थोड़ा डर जाएगा, है ना, डरा हुआ लगे क्या चीज़ अंदर घुस गई, तो वो रोएगा. चाइल्ड स्क्रैचिंग एट द ईयर, जो बच्चा है वो क्या करेगा, क्योंकि कान में कुछ चला गया है तो कंटिन्यूसली उसको कान में खुजलाएगा, इरिटेशन होगा, इचिंग होगी, तो दैट बेबी विल बी कंटिन्यूसली स्क्रैचिंग द ईयर. तो दिस इज दी नॉर्मल ईयर पार्ट. ये हम देख सकते हैं आउटर ईयर जो दिख रहा है आपको, एंड ईयर कैनाल, दिस पोर्शन, दिस इज योर ईयर कैनाल. ओके, तो ये ईयर कैनाल इसी को बोलते हैं मियाटस. ठीक है, जो कैनाल होता है दैट इज़ योर मियाटस. तो मोस्टली क्या होता है, ये जो फॉरेन बॉडी है वो इसके रास्ते से होते हुए ज़्यादातर इसी एरिया में लॉज हो जाता है. लॉज होना मतलब उसी जगह में फंस जाता है जो फॉरेन बॉडी रहती है वो. ठीक है, then types of foreign body, there are organic foreign bodies and inorganic foreign bodies. organic foreign bodies में नॉन लिविंग भी होते हैं और लिविंग भी होते हैं, और इनऑर्गेनिक फॉरेन बॉडीज़ में ये सब रहता है. तो व्हाट आर नॉन लिविंग फॉरेन बॉडीज़? स्पंज हो गया, है ना. सी ऑर्गेनिक में कैसा क्या दिख रहा है, जो लिविंग होते हैं. लिविंग मतलब जो कोई भी लिविंग जो प्लांट्स होते हैं उनका कुछ पार्ट है, उनका सीड्स है, नट्स हैं, बीन्स है ना. इंसेक्ट हो गया, कीड़ा अंदर चला जाता है, वॉर्म्स होते हैं, ये सब अंदर चले जाते हैं. तो दिस इज ऑर्गेनिक लिविंग फॉरेन बॉडीज. देन ऑर्गेनिक नॉन लिविंग फॉरेन बॉडीज़ में क्या आता है? स्पंज. स्पंज देखियो कहाँ पर रहता है स्पंज? कोई भी टॉयज़ होते हैं, सॉफ्ट टॉयज़ रहते हैं आजकल स्पंज से बने होते हैं, है ना. देन कुशन्स हो गए, पिलोज हो गए, मैट्रेस हो गया, है ना, सोफ़ा हो गया, तो ये सब में क्या रहता है, ये स्पंज लगा होता है. या कुछ भी खिलौना हो गया, इन सब में स्पंज लगे होते हैं. तो बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, उसको खेलते खेलते फाड़ लेते हैं और फिर वो स्पंज जो है वो बाहर निकल आता है. तो आइदर वो अपने नाक या कान में उसको गलती से घुसा लेते हैं. देन वुड्स. वुड्स जो लकड़ी, पता है आपको, लकड़ी जो फर्नीचर्स होते हैं उन सब का बुरादा जो निकला हुआ होता है वो सब. इरेज़र. इरेज़र आपको पता है जो रबर्स कॉमनली यूज़ होते हैं आजकल, छोटे छोटे बहुत ही अट्रैक्टिव रबर्स बनते हैं. तो बच्चे क्या है उसको देख के खाने लगते हैं, तो एक्सीडेंटली इट कैन ऑल्सो गेट इंसर्टेड इनसाइड द बॉडी. देन कॉटन बड्स, जो ईयरबड्स आते हैं उसको क्लीन करने के लिए अडल्ट्स जो हैं वो यूजुअली कॉटन बड्स यूज़ करते हैं क्लीन करने के लिए कान को. लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये ईयरबड जो है वो टूट कर अंदर जाके डिसलॉज हो सकता है. ठीक है. देन इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक में क्या आएगा? मेटल्स हो गए, कुछ बीट्स हो गए. बीट्स आपको पता है जो पर्ल होते हैं, मोती हो गया. मेटल्स मतलब कोई भी मेटल, है ना, जो छोटे छोटे नट्स हो गए या कुछ कील हो गया छोटा छोटा. तो ये सब में से कोई भी चीज़ जो है वो एक्सीडेंटली अगर कान के अंदर जा सकती है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज फॉरेन बॉडी. देन बटन, बैटरी. वी हैव सीन दैट नाउअडेज छोटे छोटे मोबाइल फ़ोन्स जो होते हैं, खिलौने हो गए, इन सब चीज़ों में छोटी छोटी बैटरी लगी होती है. वो सब भी क्या होता है, बहुत ही हज़ार्डियस होते हैं. स्टोन्स हो गए, पत्थर, है ना, छोटे छोटे जो स्टोन्स रहते हैं, ये सब क्या हो सकता है, ये सब फॉरेन बॉडी हो सकता है टू द ईयर.
देन इन्वेस्टिगेशन, इसके बारे में पता कैसे चलता है? यूजुअली ऑटोस्कोपी के थ्रू। मोस्टली बच्चों में जो साइन एंड सिम्टम दिखता है उससे पता चलता है, या तो फिर अगर बच्चा नहीं बता पा रहा है तो क्या होता है, हम काउंट ऑन करते हैं, है ना, कभी कभी कुछ मोती हो गया उन सब से पता चलता है, बटन्स हो गए उन हम देखते हैं कि बच्चा खेल रहा था उसको और एक्सीडेंटली वो अंदर चला गया है, कान में चला गया है, तो जो साइन एंड सिम्टम है उसके हिसाब से डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो दे यूज टू डू दी ऑटोस्कोपी। ये ऑटोस्कोपी से फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साइड से लाइट जाती है और हम देख सकते हैं। देन हाउ टू रिमूव, अब उसको रिमूव कैसे करना है? दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फॉरेन बॉडी एंड इट्स लोकेशन। ठीक है, कौन से टाइप का फॉरेन बॉडी है, अपन ने देखा भी कि क्या क्या फॉरेन बॉडी होता है, ऑर्गेनिक है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, मेटल है, बीड्स है ना, कोई फ्लाइज है, इंसेक्ट्स है, तो डिपेंड करता है कि कौन सा फॉरेन बॉडी अंदर गया है और वो कहाँ तक गया है। अगर एक्सटर्नली है तो उसको कैसे भी निकाला जा सकता है ना, थ्रू लेस हजार्डियस थिंग्स हम उसको निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अंदर चला गया है तो वी हैव टू go to the physician. Then equipments, what all equipments will be necessary? ऑटोस्कोप लगेगा, जैसे कि हम देख सकते हैं विथ रिमूवेबल लेंस। देयर विल बी माइक्रोस्कोपिक ऑटोस्कोप जिसमें माइक्रोस्कोप लगा हो, हेडलैम्प चाहिए ताकि उसे लाइट जाए और देख प्रॉपरली विजिबल हो वो एरिया। देन जॉब्सन हॉर्न हुक, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, वो हुक की तरह होता है, वो भी दिखेगा। क्रोकोडाइल फॉर्सेप इज ऑल्सो अ फॉर्सेप। सिरिंज चाहिए होता है, गॉज चाहिए, एमिसिस बेसन चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि किसी को वॉमिटिंग हो उसमें, है ना, पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है, जो अडल्ट्स हैं उनको भी हो सकता है। सक्शन इक्विपमेंट एंड टबिंग चाहिए। सक्शन इक्विपमेंट्स क्यों, कई बार जो है वो नॉर्मली फोर्सअप से नहीं निकलेगा तो फिर सक्शन के थ्रू निकालते हैं। देन मैग्नेट फॉर मेटालिक फॉरेन बॉडीज़, कई बार जो अगर जो बैटरी है वैसे टाइप की चीज़ें अगर अंदर चली गई हैं तो उसके लिए क्या चाहिए हमको? मैग्नेट, ताकि वो अट्रैक्ट होकर उसको पुल कर सके। ईयर स्पेकुलम विल बी रिक्वायर्ड, गैलीपॉट विल बी रिक्वायर्ड। गैलीपॉट इज योर पॉट जो जग के जैसे रहते हैं, दैट इज योर गैलीपॉट। देन ऑलिव ऑयल, ठीक है, फॉर प्रॉपर ड्रेनेज। So this is blunt hook, okay, useful for round smooth object but not if impacted, है ना। ये क्या है, राउंड स्मूथ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए काम आता है, पर वो जो चीज जो भी अंदर गया है वो अगर वहाँ इम्पैक्टेड है, मतलब वहाँ जाके जुड़ गया है, चिपक गया एकदम से, तो ये काम नहीं होता है। ये यूजुअली राउंड चीज़ों के लिए अपन हुक को यूज़ कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज हुक इज़ लाइक दिस वे, है ना, तो उसको अपन नॉर्मली और राउंडेड होना चाहिए उस चीज़ को, नहीं तो क्या होगा, अगर स्ट्रेट रहेगा तो वो और अंदर जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो दिस इज़ योर ब्लंट हुक। दिस इज क्रोकोडाइल फोर्सेप, इसका नाम क्रोकोडाइल इसलिए है बिकॉज ऑफ दिस माउथ सरफेस, क्रोकोडाइल के जैसा दिखता है उसका जो माउथ वाला सरफेस है, इसलिए। सो अ पेयर ऑफ क्रोकोडाइल फोर्सेप्स कैन ईजिली ग्रास्प ऑब्जेक्ट्स सच एज कॉटन वूल, पेपर, पीसेस ऑफ फोम, स्पंज एंड इंसेक्ट्स। शुड नॉट बी यूज टू रिमूव स्मूथ राउंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, राउंड ऑब्जेक्ट्स के लिए इसको यूज़ नहीं करना है। राउंड ऑब्जेक्ट्स के लिए जो हुक दिखाया उसको यूज़ करना है, और जो कॉटन वूल, पेपर, पीसेस ऑफ स्पंज और इंसेक्ट्स, इन सब के लिए हमको क्रोकोडाइल फॉर्सेप्स यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि उसको ईजिली ग्रास्प किया जा सकता है। Then microsuction, suction is satisfactory for the majority of the foreign bodies. Removal should be performed with a microscope to avoid trauma to the canal or tympanic membrane, है ना। तो सक्शन क्या होता है? सक्शन में अपन जो सक्शन मशीन होती है वो फॉरेन बॉडी को सक करके बाहर निकालता है, एंड इट शुड बी परफॉर्म विद एन माइक्रोस्कोप। अगर माइक्रोस्कोप अपन यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा? इट कैन कॉज ट्रॉमा टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और टू द कैनाल। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सक्शनिंग। ठीक है, ये दिख रहा है, माइक्रोस्कोपिक लेंस लगा हुआ है और सक्शन मशीन के थ्रू ये जो वायर दिख रही है, दिस वन, ये दिख रहा है, ये जो वाइट कलर की वायर है, दैट इज योर सक्शन। ठीक है, तो इससे सक करके निकालते हैं। देन ईयर सिरिंजिंग, हम पहले भी देख चुके हैं कि ईयर सिरिंजिंग होता है अगर वैक्स इम्पैक्टेड है उसके लिए भी सिरिंजिंग यूज़ करते हैं। इट इज़ आइडल फॉर मोस्ट फॉरेन बॉडीज एक्सेप्ट इफ वेजिटेबल, दैट इज yes, so if we were in ear syringing, ideal for most of the foreign bodies except if vegetables, material and organic type. ठीक है, irrigation must be avoided with vegetable material and organic type because this causes swelling of the object and removal of the and makes the removal more difficult.
ठीक है। तो ईयर सिरिंजिंग हम लोग वेजिटेबल्स और मटीरियलिस्टिक ऑर्गेनिक टाइप्स के लिए यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर वेजिटेबल मटेरियल है या कोई ऑर्गेनिक मटेरियल है तो क्या होगा, वो और ज़्यादा स्वेल हो जाएगा, है ना। जैसे ही अपन ईयर सिरिंजिंग करेंगे, कुछ डालेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, तो क्या होगा, वो और ज़्यादा स्वेल हो जाएगा, और स्वेल होने की वजह से इट विल मेक द रिमूवेबल ऑफ दैट फॉरेन बॉडी मोर डिफिकल्ट. So this is kind of ear syringing. You can see. Then insects. Olive oil is used to drown live insects in the external auditory. Crocodile forceps are then used to remove the insects. Complications. Acute complication of ear foreign body removal include canal abrasions and bleeding, infection, etc. एक्यूट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? जब रिमूव कर रहे हैं तो कैनाल एब्रेशंस हो सकते हैं. कैनाल एब्रेशन इज नथिंग बट इंजुरी टू द ऑडिटरी कैनाल, है ना. जो ईयर ऑडिटरी कैनाल है उसमें चोट लग सकती है. तो चोट लगने की वजह से देयर कैन बी ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग और चोट लगने की वजह से आगे जाके उसमें और परफोरेशन होके इन्फेक्शन भी हो सकता है. देन परफोरेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. परफोरेशन क्या होता है? इट इज एक्सीडेंटली एनी होल और कट टू दैट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. ठीक है. ओटाइटिस एक्सटर्ना और ओटाइटिस मीडिया, दैट इज इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन इन द मिडिल ईयर. देन फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा. जो फॉरेन बॉडी है अगर उसका टुकड़ा छूट गया वहाँ पे, या फिर वो लॉज वहीं पे एनलॉज्ड ही रह गया, तो क्या होगा, वहाँ रहे वहाँ पे ग्रैनुलोमा फॉर्म कर सकता है ना. देन टेटनस में ऑकर फ्रॉम शार्प इन्फेक्टेड फॉरेन बॉडीज़. ठीक है. अगर शार्प इन्फेक्टेड फॉरेन बॉडीज़ हैं तो उनसे क्या हो सकता है? टेटनस हो सकता है. ठीक है. देन टिप्स एंड वार्निंग. रिपीटेड अटेम्प्ट्स एट रिमूवल आर अनकाइंड. बार बार रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा? अनकाइंड रहेगा. क्यों? क्योंकि उससे बार बार करने से इंजरी हो सकती है और बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है. इफ़ फॉरेन बॉडी इज़ नॉट विजुअल देन अबैंडन द प्रोसीजर. ठीक है. अगर फॉरेन बॉडी नहीं दिखता है तो हमको वो प्रोसीजर नहीं करना है. वी शुड इमीडिएटली स्टॉप द प्रोसीजर. टू बी केयरफुल ड्यूरिंग द प्रोसीजर. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विल गेट इंजर्ड. while during any of the procedure we have to be very careful. क्यों? क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है उससे परफोरेट हो सकता है, उसमें इंसिशन आ सकता है, कट सकता है, वो फर्दर ट्रॉमेटिक हो सकता है. देन मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ सिम्टम्स. हमने देखा कि देयर कैन बी इन्फेक्शन. तो इन्फेक्शन अगर रहेगा तो उसके लिए क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स देते हैं. फॉर एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन परफोरेशन. अगर परफोरेशन हो गया है तो भी ऑगमेंटिन जो है लग सकता है. ऑगमेंटिन की जगह पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक्स जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं वो यूज़ किया जाता है. देन एनाल्जेसिक्स टू रिलीव पेन, है ना. अगर दर्द हो रहा है, ईयर एक है, ईयर पेन है, तो एनाल्जेसिक्स दिया जाता है. एंटीपायरेटिक टू रिलीव फीवर. अगर इन्फेक्शन है तो फीवर आ रहा होगा तो उसके लिए एंटीपायरेटिक देते हैं. देन नर्सिंग डायग्नोसिस एंड नर्सिंग इंटरवेंशन. फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस इज potential infection related to deficient knowledge regarding ear care, है ना. there is potential for infection, है ना. ear care अगर सही से नहीं हो रहा है ना, अगर कुछ प्रोसीजर हुआ है तो उस जगह का पर्टिकुलर केयर करना पड़ेगा, और there should be maintenance of cleanliness, otherwise it can get infected. so what is goal? no infection and patient understands about the ear care. So first is keep the ear dry to avoid infection because wet is good place for microorganisms to spread. उनको हमको समझाना है कि आपको कान को जो है वो ड्राई रखना है ना. क्योंकि अगर गीला हो जाएगा तो गीले में क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ज़्यादा स्प्रेड करते हैं. वियर ईयर प्लग वाइल बाथिंग. अगर नहाने जा रहे हैं तो फिर उनको ईयर प्लग्स यूज़ करना है ताकि वहाँ पे पानी मच जाए. Put cotton wool wet with olive oil in ear while bathing to avoid water getting inside the ear. अगर नहाने जा रहे हैं तो जो कॉटन वुल है उसको ऑलिव ऑयल में एनग्रेस करके लगा सकते हैं. नो स्विमिंग और डाइविंग. जो स्विमिंग होती है, जो तैरते हैं, उस सब चीज़ के लिए मना करना है, क्योंकि स्विमिंग वाला जो पानी है वो बहुत इन्फेक्शियस होता है, तो वो फर्दर ईयर में और इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. Wipe the external ear after bathing with dry soft towel. Okay. Don't put any traditional medicine in ear to avoid infection, है ना. कोई भी ट्रेडिशनल मेडिसिन जो होते हैं वो सब यूज़ करने के लिए मना करना है. Don't dig the ear with cotton bud because it can cause trauma to ear canal and cerumen will become more impacted and will be infected. जो कॉटन बड यूज़ करते हैं, जो कॉटन बड्स आते हैं ना,
वो यूज़ करते हैं रिमूव करने के लिए, वो यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे और ईयर कैनाल को क्या हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है एंड द सेरुमन विल बिकम मोर इम्पैक्टेड। जो सेरुमन वैक्स है वो क्या होगा, वो हो सकता है कि निकलने की बजाय और अंदर चला जाए, है ना, तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। देन नेक्स्ट डायग्नोसिस इज फियर एंड एंजाइटी रिलेटेड टू प्रोसीजर। कोई भी प्रोसीजर के पहले क्या होता है, हमको थोड़ा डर लगता है, तो सिमिलरली पेशेंट को भी डर लगता है। तो व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज योर गोल, पेशेंट शुड बी टोल्ड अबाउट द फियर एंड एंजाइटी शुड बी reduced. So talk with the patient smoothly for patient not to afraid of doctors and nurses. पेशेंट को क्या है, हमको स्मूथली उनसे बात करनी है, प्यार से, रफली उनको नहीं समझाना है, डांटना नहीं है। टेल द प्रोसीजर टू पेशेंट फॉर पेशेंट कॉपरेशन। प्रोसीजर को हमको पेशेंट को इन्फॉर्म करना है, उनको एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर के क्या करने जा रहे हैं उनके साथ। आस्क द मदर टू ऑलवेज बिसाइड विद पेशेंट फॉर मॉरल सपोर्ट एंड नॉट टू फियर। अगर बच्चा है तो उनकी मम्मी को या फिर कोई भी जो उनके साथ आए हैं उनको साथ में रहने बोलेंगे ताकि वो अकेले में और ज़्यादा ना डरे, ठीक है। देन हेल्थ एजुकेशन बिफोर डिस्चार्ज, we have already discussed, wipe the outer ear with a dry cloth or tissue to dry the ear. Do not use cotton bud to clean the ear canal as it can cause more trauma and the cerumen will become impacted. Then do not use pins or sharp pointed objects to clean your ears because these objects may injure the ear canal or ईयर ड्रम। जो हेयर पिन्स यूज़ करते हैं कई बार, है ना, तो वो सब यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे और ज़्यादा चोट लग सकती है। Then tell the patient do not put anything into the ear and nose, it can cause trauma and infection. See the doctor, come to hospital immediately if sign and symptom of infection like redness, fever, pain, otorrhea, anything is happening for early treatment, ठीक है। redness, fever, pain पता है, otorrhea is discharges from ear. Then choose a suitable play toys for your children to make sure the safety. बच्चों को क्या है, ऐसे खिलौने दो जो उनके लिए सेफ एंड सिक्योर हो, है ना, जो छोटे छोटे जिसमें पिन्स होते हैं, जिसमें बटन्स लगे होते हैं, जिनमें बैटरी होती है, छोटी छोटी बैटरीज लगी होती हैं, वो सब हमको उनको खेलने के लिए नहीं देना चाहिए। शार्प ऑब्जेक्ट नहीं देना चाहिए, जो भी है वो राउंडेड हो और इतना उसका साइज़ हो कि वो उसको एनगल्फ ना कर सकें या फिर अपने कान नाक में ना घुसा सकें। सीक द डॉक्टर इफ़ यू नोटिस फॉरेन बॉडी इंस्टीट्यूट फॉर अर्ली ट्रीटमेंट। अगर लगता है, आपको दिख रहा है कि कोई फॉरेन बॉडी चली गई है, तो पेशेंट को बताना है कि वो तुरंत इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं। कंटिन्यू फॉलो अप टू क्लिनिक रेगुलरली एज ऑर्डर टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ ट्रीटमेंट। We have to tell them for continue follow up. Continue take medications as ordered, especially antibiotic to avoid restraints to the antibiotic. medications जो हो रहे हैं उनको कंटिन्यू लेने बोलना है ताकि उनका रेजिस्टेंट मत हो जाए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉरेन बॉडी मैनेजमेंट इन ईयर।